मैं अब जा रहा हूँ सड़कों पे। अब मैं दंगे करूंगा, प्रोटेस्ट करूंगा, मैं गाड़ियों में आग लगाऊंगा, पूरे शहर को आग लगा दूंगा मैं। राहुल गांधी का ट्वीट नहीं देखा आपने? वो यूथ को बोल रहा है, वो यूथ को सपोर्ट कर रहा है, जेनजी को सपोर्ट कर रहा है। वो बोल रहा है कि अब तुम लोग भी राइट्स करो। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ। जय हिंद। ये इसके लिए पागल वागल है क्या तू? अरे रानू सुनो, मैं अब जा रहा हूँ सड़कों पे। अब मैं दंगे करूंगा, प्रोटेस्ट करूंगा, मैं गाड़ियों में आग लगाऊंगा, पूरे शहर को आग लगा दूंगा मैं। क्यों पागल वागल हो गया है क्या? तेरा दिमाग ठीक है? मतलब इतनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आ गई तुझे? राहुल गांधी का ट्वीट नहीं देखा आपने? वो यूथ को बोल रहा है, वो यूथ को सपोर्ट कर रहा है, जेनजी को सपोर्ट कर रहा है। वो बोल रहा है कि अब तुम लोग भी राइट्स करो। रुक जा, पहले मुझे ना ये राहुल गांधी का ट्वीट देखने थे कि इसने ट्वीट क्या किया है। इसकी मेन आईडी पे है? हाँ मेन आईडी पे है। ठीक है, राहुल गांधी। ये देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ। जय हिंद। ये इसके लिए पागल वागल है क्या तू? इसके सपोर्ट में भाई, इसकी बातों में आ गया तू? अरे मेरे माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या? मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं आ रहा उसकी बातों में। लेकिन देखो ना वो क्या बोल रहा है। मतलब बंदा नेपाल प्रोटेस्ट जो हुए हैं ना, अभी जेनजी प्रोटेस्ट जो हुए हैं, मतलब उनको देख देख करके सोच रहा है कि इंडिया में भी वैसा हो सकता है। आप सोच सकते हो उसके बारे में। एक्चुअली इस जैसे लोग ना बस कॉपी करना ही जानते हैं। Exactly. खुद का तो ऑथेंटिक तो कुछ होता नहीं है, पता ही नहीं है। बट ये जानकर मुझे बहुत रिलैक्स्ड फील हुआ कि तू रोडों पे इन्फ्लुएंस नहीं हुआ इसके कहने से जाने के लिए। मतलब मैं तो सच में सोच रही थी कि बस मेरी हर से दोस्ती वोस्ती खत्म, मैं नहीं बात कर रही। अरे यार एक बात बताओ, भारत का यूथ, चलो मैं तो ठीक है, मैं तो क्या ही जाऊंगा, लेकिन भारत का यूथ इतना बेवकूफ है क्या कि वो राहुल गांधी की बातों में आ जाएगा? आप खुद सोचो। मतलब मैं हूं एज अ यंगस्टर, एज अ जेनजी, मुझ पे क्या नहीं है इस वक्त? मेरे पास सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, मुझको सब सारी फैसिलिटीज मेरे पास हैं। मतलब अभी इस वक्त आई एम अ डिफेंस एस्पायरेंट, यू नो, है ना? लेकिन फिर भी मैं अपने स्किल्स को यूज करके उन्हें यहाँ पर यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। आई एम अर्निंग वेल, मेरे पास हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, मैं जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, अपने ओपिनियंस को रख सकता हूँ, सब कुछ है मेरे पास। तो मैं क्यों प्रोटेस्ट करने वाला हूँ? आप खुद सोचो ना। ये तो तेरा पर्सपेक्टिव हो गया। अब अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो मैं 2019 से अपनी एजुकेशन और अपनी जॉब की वजह से बाहर हूँ। भाई 2019 से मैं अपनी यूनिवर्सिटी हमेशा घर से रात की 9 या 10 बजे की बस करती थी। मैं अकेले जाती थी और मेरे पापा को भी ना कोई डर नहीं था कि वो अपनी बेटी को अकेले भेज रहे हैं, और ना ही मुझे कभी अनसेफ फील हुआ। मुझे इस देश में ना अब बहुत सेफ फील होता है। और चलो ये तो एक नॉर्मल बात हो गई। अगर मैं औरों की भी बात करूं, वुमेन्स आज की डेट में कहाँ नहीं है और कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। मैंने मतलब इतनी गांव की जो वुमेन्स होती हैं उनको बिजनेस करते हुए देखा है, उनको इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आज की डेट में, वो कर रही हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये मैं इस चीज के लिए ना सरकार को ब्लेम करके और ये सब करूंगी कि सरकार हमें कुछ नहीं कर रही है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, तो और मैं फिर बाहर जाके प्रोटेस्ट करने जाऊंगी। कुल मिला के बात ये है कि राहुल गांधी ये चाहता है कि अभी वो जेनजी को या फिर यूथ को भड़काए कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है और वोट चोरी हो गई है, तो उसकी वजह से जो लोग हैं वो सड़कों पर आ जाए, जेनजी सड़कों पर। और तुझे पता है हर्ष, वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि ना उन्हें ऐसा लग रहा है कि जेनजी ना बिल्कुल बेवकूफ है बट उन्हें ये नहीं पता है कि जेनजीज आर द स्मार्टेस्ट। क्योंकि हमारे पीएम मोदी तो जानते हैं कि जेनजीज आर द स्मार्टेस्ट। हम क्यों जाएंगे प्रोटेस्ट पे? हमें जरूरत क्या है? या फिर जेनजी भारत का यूथ क्यों ही जाएगा प्रोटेस्ट करने के लिए? वही ना। हम अगर देखें तो सबसे पहले जेनजी को क्या चाहिए, फिर भारत की यूथ को क्या चाहिए? उसको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, मिल रही हैं। उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मिल रहे हैं। एजुकेशन चाहिए अच्छी, वो मिल रहा है। अगर हम एक एक करके भी इन सभी को टैकल करें ना, सारी चीजों को, कि आज के यूथ के पास क्या नहीं है, तो बड़े आराम से हम उसको टैकल कर सकते हैं यार। अगर आप सबसे पहले जेनजी को ना हम सोशल मीडिया ले लेते हैं। मैं सोशल मीडिया बहुत चलाता हूँ, मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, एक्स चलाता हूँ मैं, और यूट्यूब चलाता हूँ। अगर हम इसी की बात कर लेते हैं तो डिजिटली आज यूथ के पास क्या नहीं है? हर चीज तो है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, असेट्स हो, इंटरनेट हो, कुछ भी ले लो। और वहीं अगर हम पहले पास्ट की बात करें, 2014 की बात करें, तो कुछ भी नहीं था। इंटरनेट ही ले ले, इंटरनेट का क्या हाल था वो तेरे को याद है? वो हम मुझे तो याद है, तेरे को आई डोंट नो कि तूने यूज किया है या नहीं। वो हम ना कूपन्स लेने जाते थे। हाँ, स्क्रैच कार्ड। एग्जैक्टली, वो होते थे 29, 30, 20-30 रुपए के होते थे। मिलती थी उसमें 100 MB मिलती थी। 100 MB, 50 MB का भी मिलता था, तुझे पता है?
और मतलब आज की डेट में अगर हम मतलब जिस तरीके से हम इंटरनेट अभी चला रहे हैं, भाई मेरे घर वालों का ना इंटरनेट का बिल मतलब ये समझ लो कि जितना उनका मंथली का घर खर्च वाला होता था ना, वो तो सिर्फ उनका इंटरनेट वाला हो मतलब जाता। मैं तो अपने फोन में 2 GB वाला ही करवाता हूँ, क्योंकि दिन में वो भी कम पड़ जाता है, उसके बाद मुझे टॉप अप करवाना पड़ता है। एग्जैक्टली और वो मात्र कितने रुपए का होता है, मतलब तेरे को एक मान के चल कि 1 GB तुझे मतलब 20 या 30 रुपए में आ जाएंगे, और वो 100 MB हमें 30 रुपए की मिलती थी। वही मतलब ये कितना बड़ा डिफरेंस है। और ये सोच कि चलो इस इंटरनेट आ गया, इस इंटरनेट से बेनिफिट क्या मिला। मैं अगर अपना एग्जांपल लूं तो मैं क्लास 12th में थी, ठीक है, मैं कोचिंग नहीं जाती थी क्योंकि मुझे ना वो वाली कोचिंग्स नहीं पसंद की जिसमें ना बहुत सारे बच्चे हों, वो मेरे को ना समझ में नहीं आता था, मतलब मेरे को 1-to-1 समझना होता था। इंटरनेट आ गया, फ्री था, मतलब ऑलमोस्ट इतना रिचार्ज तो मंथली होता ही जब था। जियो स्टार्टिंग में आया था, जियो ने अपने Exactly. वो लेकर के प्लान्स भाई लेकर के आया था। मैं ना ऑनलाइन यूट्यूब पे लोगों को प्लेटफॉर्म मिला कि वो अपना चैनल शुरू करें, और इतने उन्होंने एजुकेशन टेक इतने रिलेटेड मतलब इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे उन्होंने अपने चैनल्स खोले थे। अब मुझे अपनी ना हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब पढ़ना होता था, भाई मैंने अपना 12th का जो बोर्ड एग्जाम दिया था ना वो वहां से पढ़ कर दिया था। मैं ये सब कोचिंग में नहीं गई थी क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था मुझे उस तो कोचिंग एक में। मेमोरी याद है 2014 के पहले की, कि मतलब वो स्क्रैच कार्ड ही मैंने लिया था, तो पापा ने बोला कि एक स्क्रैच कार्ड लिया, मतलब भैया ने बोला था, बड़े भैया ने बोला था कि स्क्रैच कार्ड लिया तो उससे हम टॉप अप कर लेंगे, उनको कुछ यूज होगा। तो मैं गया लेकर के आया और मेरे दिमाग में आया कि यार इसे स्क्रैच करके देखता हूँ क्या होता है। मैंने उसको स्क्रैच कर लिया, मैं डर के मारे वो पूरा छूट गया था, उसमें नंबर आया फिर एक, तो अब मुझे डर लगने का कि यार अब मैं घर जाऊंगा तो मुझे पिटाई लग जाएगी, ये तो बेकार हो गया होगा। तो मैं उसको दोबारा मतलब इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी उस टाइम पर भी। तो अब तू देखना ये वाली प्रॉब्लम है ही नहीं। Exactly. हम इस चीज से तो बिल्कुल रिलैक्स्ड है। अच्छा, और इसमें अगर हम फैक्ट्स की बात करें ना, अगर हम फिगर्स की भी बात करें, 2014 के पहले अगर हम सिर्फ स्मार्टफोन्स की बात करते हैं तो सिर्फ 12% हाउस होल्ड्स के पास स्मार्टफोन्स थे। अरे बहुत आज बड़ी के बात टाइम होती पर थी उस टाइम पे। 85% हाउस होल्ड्स के पास स्मार्टफोन है। आप पेनिट्रेशन देख रहे हो, मतलब पूरा देश इतना बड़ा है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें 85% हाउस होल्ड्स के पास में, हर 85% घर में हमारे पास स्मार्टफोन है। और तुझे पता है इससे कितनी सारी चीजें हो गई है हमारे पास ना, यूपीआई आ गया, डिजिटल इंडिया आ गया, इन सब चीजों से इतने बेनिफिट्स मिले हैं, इतने रियल एग्जांपल्स मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं। और सबसे जो बड़ा चेंज आया था वो आया था कोविड में। बहुत चेंज भाई कोविड में मतलब सब वर्क फ्रॉम होम पे थे, अगर वर्क फ्रॉम होम पे नहीं है तो जॉब पे नहीं है, मतलब छुट्टियां हैं उनकी, सब फ्री थी। और जिस तरीके से उन्होंने इंटरनेट को सही तरीके से इस्तेमाल किया है, मतलब पता है उस टाइम क्या होता था कि जैसे मेरी कोई हॉबी है और उस हॉबी को मैं टैलेंट समझती ही नहीं थी, बट वो टैलेंट था, और वो इंटरनेट ने रिकॉग्नाइज किया कि भाई ये टैलेंट है, और लोग आज उस टैलेंट को बिजनेस बनाकर बैठे हैं। मतलब वो कच्चा नहीं, जैसे बोलते हैं ना टिकटॉक आया था उसी टाइम पर, कोरोना के टाइम पर टिकटॉक कितना चला था। मतलब वहीं से ही लोग फेमस होकर क्या सेलिब्रिटीज बन गए। आप देख रहे हो ना कि उस डिजिटल वो उस इंटरनेट का यूज कर रहे हैं भाई, उस इंटरनेट का यूज करके कोरोना के टाइम पर, मतलब जिस टाइम पर ग्लोबली लोगों में डिप्रेशन हो रहा था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्वारंटीन में है लोग, तो मतलब उस टाइम को भी जेन ज़ी ने, या फिर अगर हम यूथ की बात करें, उसने इस तरीके से यूटिलाइज किया कि आज के टाइम पर कंटेंट क्रिएटर्स बन गए। मतलब एक अलग ही तरीके की इकोनॉमी हमने स्टार्ट कर दी थी उस सिर्फ और सिर्फ उस असेट्स को यूज करके। उसमें तो इतने लोगों ने अपना कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की है। चल ये तो कंटेंट क्रिएशन तो ये हो गया कि चलो इसको तो लोग बहुत फालतू समझ लेते हैं आज की डेट में, ठीक है। बिजनेसेस, भाई एक जो आंटी उन्होंने अपनी उम्र पूरी जी ली है, वो रिटायरमेंट के फेज में आ चुकी हैं, जिनके पास सिर्फ एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, उन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट कर दिए। और कितना जो कम्युनिकेशन जो वे होता है वो कितना इजी हो गया। सोशल मीडिया पे उन्होंने एक फोटो डाली, हर 10 इंसान को पता है कि एक इस टाइप का बिजनेस है, ये प्रोडक्ट है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, या फिर ये ऐसा लगेगा और मैं इसको खरीद सकता हूँ, और ये बस एक ऑनलाइन ऑर्डर करना है, यूपीआई करना है, और बस मेरा एग्जैक्टली ये जो यूपीआई वाला है ना, यूपीआई ने तो पूरा रिवॉल्यूशनराइज कर दिया। मतलब उस टाइम पर भी जब लोग कैश को लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे कि कहीं वो टच से हो रहा था ना, कोरोना की टच से फैल रहा है, तो कैश नहीं ले रहे थे लोग और मास्क लगा के आ रहे थे। उस टाइम पर यूपीआई की हेल्प से
वो जो पूरा का पूरा हमारी जो इकोनॉमी थी उसको ड्राइव यूपीआई ने किया था। कितना बड़ा रेवोल्यूशन था ये। अच्छा, कोविड के टाइम पर भी अगर हम बात करें तो अभी साकेत गोखले का मैंने ट्वीट देखा था, उसमें वो बोल रहा था कि जो कोविड की वैक्सीन थी वो फ्री नहीं थी, या फिर जो वैक्सीन था वो हमें झूठ बोला गया था कि फ्री में मिल रही हैं, बल्कि उस टाइम पर $3 बिलियन का लोन लिया था गवर्नमेंट ने। ऐसा ऐसा साकेत गोखले ने बोला है, ऐसा मतलब उसने कुछ कुछ रिसर्च करी थी, ऐसा बोल रहा है वो। लेकिन अगर सपोज ये अभी तो उसको फैक्ट चेक चल रहा है, अभी तो उसको एक्सपोज हो सकता है कि इसकी बातें गलत निकले, लेकिन अगर ऐसा है भी, अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने $3 बिलियन का लोन लिया भी होगा, तो उसके बाद में भी हमारे देश के इतने सारे गरीबों को, करोड़ों गरीबों को फ्री में वैक्सीन्स मिली हैं। हाँ। ये कितना बड़ा मतलब हमारे देश के लोगों के लिए ये सबसे बड़ी न्यूज थी कि उनका मेन कंसर्न था कि हमारे देश को पहले वैक्सीन कैसे बटेगी, ठीक है, उसका उन्होंने पूरा सोल्यूशन निकाला कि कैसे कैसे पूरा अच्छे से सिस्टमैटिक वे में। उसके बाद कितनी सारी कंट्रीज में बांटी हैं। हाँ एग्जैक्टली, बाहर एक्सपोर्ट भी क्या है, अपनी होममेड वैक्सीन्स को बाहर एक्सपोर्ट ही नहीं, बाहर फ्री में दिया है। फिर ऊपर से ना, जैसे अब मैं तेरे को एक एग्जांपल बताती हूँ, मतलब ये तो चलो फिर भी हम कोविड की 2020 की बात कर रहे हैं, अब मैं तुझे अभी जस्ट रीसेंट एग्जांपल बताती हूँ। मेरी जस्ट लास्ट ईयर एक जूनियर थी, वो पास आउट हुई है। तो हमारे कॉलेज, मतलब हर किसी यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में ये होता है कि फेस्टिवल्स होते हैं और उसमें ना फिर स्टॉल्स और ये सब लगाते हैं। तो स्टॉल्स में वो मतलब ये होता है कि चलो ठीक है, एक फील लेते हैं कि हमारी शॉप है और उसमें ना बेचते हैं। तो उसमें ना उसने ना ज्वेलरीज का ना ऐसी कुछ कुछ ज्वेलरीज खरीद के लाई वो, और उसने होल सेल में खरीदी और उसने स्टॉल लगाई। अब क्या था कि अगर हमारी एक लाइफ बैक इन 2014 से पहले की होती, तो वो एक 2 दिन स्टॉल लगा के थोड़े पैसे कमा कर, और माइट भी उसमें उसको लॉस भी हो जाता क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स उसके नहीं बिकते, और फिर वो अपना नॉर्मल जिंदगी जी लेती। वो ये नहीं सोचती कि मैं इसको एज एन स्टार्टअप बना देती हूँ, ये सब वगैरह। भाई तो बिलीव नहीं करेगा, उसके प्रोडक्ट तो पहले तो लड़कियों ने पसंद कर लिए, बिक गए। फिर उसके बाद उसने ना सोशल मीडिया पेज भी स्टार्ट कर दिया था। उसने सिर्फ 2 दिन के स्टार्टअप में, मतलब उसकी शॉप में उसने सोशल मीडिया पेज स्टार्ट किया, उसने अनाउंस किया कि ये यहाँ पे लगेगा। फिर क्या हुआ कि वो ना वायरल हो गया, मतलब वो लोगों को भी पसंद आ गया। आज की डेट में वो पास आउट हो गई है, अपनी जॉब कर रही है, और उसके पास साइड में वो स्टार्टअप भी है जिसमें लोग उसके पास वो ज्वेलरीज परचेज करने के लिए आते हैं। अरे सेम यही एग्जांपल तो मेरे पास भी है। मेरी एक फ्रेंड है, वो अभी इस वक्त ना फैशन डिजाइनिंग वगैरह कुछ कर रही है, और उसके भी कॉलेज में ऐसे एग्जीबिशन कुछ हुआ था, उसमें उसने कुर्ती बनाई। मतलब रैंडमली उसको स्टिचिंग का शौक है थोड़ा सा, और वो पता नहीं कुछ बॉडी लगा करके उसमें डिजाइनिंग भी करती है। तो उस डिजाइन की उसने कुर्ती बनाई एग्जीबिशन में। उसकी बात कर रहा है, ये जो नवरात्रि आ रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली, गरबे वगैरह के लिए ना। तो उसने वो कुर्ती बनाई और उसने एग्जीबिशन में सिर्फ उसकी 2 कुर्ती बिकी, लेकिन उसके बाद में उसको ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए। मतलब कुल मिला के ये है कि अपने क्रिएटिविटी को उसने किस तरीके से यूज किया। उसने अपने प्रोडक्ट को फिर व्हाट्सएप पे शेयर किया, मतलब इंटरनेट पर शेयर किया, सोशल मीडिया पे शेयर किया, और अब वो मतलब उससे ऑर्डर्स ले रही है, 10-10 हजार रुपए के ऑर्डर्स ले रही है, इतनी 19-20 साल की उम्र में। मतलब 10,000 इज अ बिग अमाउंट। बिग अमाउंट फॉर एक ऑर्डर के लिए ले रहे हो, इट इज अ बिग अमाउंट। और कॉलेज स्टूडेंट के लिए तो इट इज अ बिग अमाउंट। एग्जैक्टली। और उसके बाद अगर उसने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, अगर आगे करेगी तो बहुत सही अमाउंट्स आएंगे उसके पास, बहुत मतलब सही, उसका करियर सही चल गया। तो भाई ये तो सिंपल है कि हमारी जेंजी को पता है। आज की डेट में ना वो इस पर फोकस नहीं कर रही है, क्योंकि उसे पता है, वो इस चीज से तो टेंशन में नहीं है कि हमारी सरकार को बदलना चाहिए। वो सरकार के लिए तो बहुत खुश है, बहुत ब्लेस्ड है। अच्छा, वो बस अपने करियर पर फोकस कर रही है। हम अपनी आगे का जो हमारा देश है उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, हमारे स्टार्टअप्स को, अगर हमें अपना स्टार्टअप खोलना है तो उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो हमारी लीडरशिप है ना, वो यूथ के साथ में या फिर जेनजी के साथ में कैसे कनेक्ट करती है। अगर आपने कभी मोदी जी को देखा हो तो वो इतने सारे इनिशिएटिव्स के जरिए मतलब हम लोगों से, हम यूथ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्कूल स्टूडेंट्स की बात करें तो एक उन्होंने इनिशिएटिव निकाला, परीक्षा पे चर्चा। मतलब स्कूल स्टूडेंट से वो कनेक्ट कर रहे हैं 1 to 1। वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, कहीं तुम मेंटली तो कुछ फेस नहीं कर रहे हो, इमोशनल ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा तुम्हारा एग्जाम्स की वजह से, तुम प्रेशर तो नहीं ले रहे हो, और उनकी वजह से बहुत नए नए सॉल्यूशंस उनके सामने आ रहे हैं। और अगर देखा जाए एज एन प्राइम मिनिस्टर, तो ये कितनी छोटी सी बात है कि अरे स्कूल के बच्चों के एग्जाम्स ही तो हैं, देकर आ जाएंगे। ये उन्होंने कितना सोचा कि मुझे ये शुरू करना है ताकि जो बच्चे उस चीज को लेकर डिप्रेशन में या एंजाइटी फील करते हैं, उनको वो काउंसलिंग या सेशन या मोटिवेट करते हैं, और उससे जेन्युइनली लोग मोटिवेट होते हैं, बच्चे होते हैं।
और फिर Even- अगर इसकी भी बात करूं कि उन्होंने मतलब हमारी जनरेशन के लिए क्या किया है, तो सबसे पहले आ जाता है स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, फिर डिजिटल इंडिया, यूपीआई, एआई एंड ईवी इकोसिस्टम। ये तो चलो एक बात हो गई, उन्होंने हमारे लिए एजुकेशन पॉलिसी पे कितना काम किया है। बहुत और न्यू अटल एजुकेशन थिंकिंग पॉलिसी। लैब्स, तुझे पता है ये ना हर यूनिवर्सिटी में, मेरी यूनिवर्सिटी में थी और वहां पर लेजिट लड़कियां सरस्वती जाती विद्या थी मंदिर से अपना पढ़ा हूं मैं। स्टार्टअप प्रेजेंट करने के लिए। मैं सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ा हूँ और वहां पर अटल लैब्स थी। मतलब स्टार्टिंग में जब पहली बार अटल लैब्स आई थी तो इनोवेशन के लिए, मतलब लोगों, मतलब ये जो बच्चे थे इनके अंदर नए नए प्रैक्टिकल्स करने के लिए, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए अटल लैब्स इन्होंने निकाली है। मतलब कितना ज्यादा यूथ सेंट्रिक गवर्नमेंट है ये, और उसको राहुल गांधी बोल रहा है कि हम रीजंस नहीं है। अच्छा, मैं ये मानता हूं कि एज अ यूथ, मैं अगर अपने खुद को भी देखता हूं एज अ यंग पर्सन, तो जो बाहर के लोग हैं वो मुझे किस तरीके से देखते हैं वो मुझे बहुत कंसर्न करता है। इसी तरीके से कि मेरे देश को बाहर के लोग किस तरीके से देखते हैं वो भी मुझे बहुत ज्यादा कंसर्निंग लगता है। और इस प्रेजेंट टाइम में जो पूरी दुनिया है वो देश को और प्रधानमंत्री मोदी को किस तरीके से देखती है, आई एम जस्ट अमेज्ड जब मैं इस चीज को देखता हूं। यानी कि जो हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी है ना हमारी गवर्नमेंट की, इट इज माइंड बॉगलिंग। मतलब कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जिसने प्रधानमंत्री मोदी को बर्थडे पे विशेष नहीं करी हो, जो ये ना मानता हो कि इंडिया की इकोनॉमी अभी बूम कर रही है और इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि इट इज एक्चुअली बिकमिंग द सुपर पावर। इट इज गोइंग टू बिकम अ सुपर पावर। और हमारी डिप्लोमेसी देख ले, और डिप्लोमेसी के डिसीजंस देख ले। अभी ट्रम्प ने क्या किया था, बिल्कुल वो कहते हैं ना एकदम ट्वीट्स पे ट्वीट्स कि मैं पागल हो गया हूँ, छठी क्लास के बच्चे की तरह कर दिया उसने। एग्जैक्टली कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। और वो ना बार बार मतलब ना ट्वीट कर रहा था कि मैं ना टैरिफ्स और बढ़ाने वाला हूँ, टैरिफ्स और बढ़ाने वाला हूँ। फिर वो जो पीटर नगारो है वो कितने सारे कमेंट्स कर रहा था, मतलब बेतुकी बातें करी हैं उसने। इवन ब्राह्मण्स, मतलब हमारे कंट्री के ब्राह्मण्स को भी उन्होंने बोल दिया कि हाँ, मतलब वो चाह रहे थे कि यहाँ पे वायलेंस स्टार्ट हो किसी भी तरीके से अनस्टेबल हो जाए गवर्नमेंट। फिर क्या हुआ कि 7 बजे शाम के एक दिन पहले वो ट्वीट करते हैं कि मैं टैरिफ और बढ़ाऊंगा। ठीक है, सब टेंशन में आ गए, इंडिया में भी सब टेंशन में आ गए। और अरे इंडिया में कोई नहीं आया होगा टेंशन में यार, फालतू की बातें हैं। मान के चलो कि वो थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे क्योंकि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये सब रहता ही है। नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में इंटरव्यू में क्या बोलते हैं कि मैंने तो ऐसा स्टेटमेंट कुछ नहीं बोला है, और मैं और नरेंद्र मोदी जी तो बहुत अच्छे दोस्त हैं और जो मैंने बोला है वो तो बस ऐसे ही, मतलब इस तरीके से उन्होंने बात टाल दी। इवन अभी तो डिप्लोमेसी में कितना चेंज हुआ, और मतलब ये मतलब डिसीजन देखना कि कितना बैलेंस्ड और स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया गया। अच्छा, अभी पीएम मोदी के बर्थडे पर जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें बोला कि यूक्रेन रशिया वॉर को रोकने में भी हेल्प करी है। जो बंदा नोबेल प्राइज लेने के लिए दौड़ता रहता है कि मुझे नोबेल प्राइज दो, नोबेल प्राइज दो, वो बोल रहा है। पाकिस्तान का नहीं था, वो क्रेडिट लेके बैठ गया था। और भाई मतलब कितना इलॉजिकल था कि खुद पता नहीं कहां से आके और क्रेडिट, हाँ मैंने करवाया है। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि ये वही वाला जो मुझे मीम याद आ जाता है। मुझे पता है बर्थडे पे ना उसने क्या ट्वीट किया था, बर्थडे पे ये लिखा था कि हैप्पी मतलब बर्थडे माय फ्रेंड नरेंद्र। उसने ऐसे वो नहीं किया कि मतलब फॉर्मली नहीं किया, फॉर्मली नहीं जैसे किया। मैं बोल रही हूँ कि हैप्पी बर्थडे हर्ष, तो तू मेरा अच्छा दोस्त हो गया ना, उसने कुछ ऐसा वो नहीं, मुझे तो देखो मुझे मीम्स याद आ जाते हैं सोशल मीडिया के, और मुझे तो यही वाला आ जाता है, अमेरिका कहता था तू क्या है बे, अब हम बोलते हैं कि तू कौन है अमेरिका। तो मतलब वो बिल्कुल फिट बैठ जाते हैं ये वाली मीम्स आज। मतलब जो अब देखो ये मीम्स का भी देख लो, पूरा इकोसिस्टम बन गया है मीम्स का, लोग मीम से पैसे कमा रहे हैं। अरे लोग जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल पैसे, वो तो छोड़ के लोग का नेचुरली रिएक्शन इतना तगड़ा होता है ना, मतलब ये वाला जो अभी तूने बोला वो किसी का नेचुरल रिएक्शन था, वो इतना वायरल हो गया। वो उसके मन की बात थी जो कि उसने जस्ट कैमरे पे बोल दिया और वो वायरल हो गया। तो लोगों का पॉइंट ही यही है और लोग इतने मजे लेते हैं। अब जैसे रशिया में अगर एग्जांपल लो, ठीक है, रशिया के हमारे रिलेशंस क्या हैं वो सबको पता है कि वी आर वेरी फ्रेंडली नेशंस, और ये सब के हमें पता है कि रशिया से तो हमारे कोई खराब रिलेशंस नहीं है। अब क्या होता है कि इस चीज़ में एक्सपेक्ट करते हैं कि यूक्रेन से हमारे रिलेशन खराब होने चाहिए क्योंकि हम रशिया से अच्छी दोस्ती है। लेकिन यूक्रेन से ही ले लो एग्जाम्पल, हमारा कुछ भी रिलेशन खराब नहीं है उनसे। जब भी मोदी जी यूक्रेन के जेलेंस्की से बात करते हैं तो वो हमेशा ट्विटर पे लिखते हैं कि पीएम मोदी से मेरी बात हुई, ये हुआ वो हुआ, वो हमेशा ट्वीट करते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि इंडिया दोनों तरफ से अच्छी तरीके से उसे पता है कि उसे क्या करना है, उसके लिए क्या बेटर है, उसके डिसीजंस क्या हैं। मतलब वो जो स्विंग स्टेट वाला जो प्रोपेगेंडा चलाते थे
कुल मिला के बात यह है कि जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है अभी वो इस वक्त इस तरीके से है कि वो हर एक देश के साथ में अच्छे रिलेशंस बना रहा है। कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है वो चाहता क्या है। अब आप देखो, जैसे अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उन्होंने बर्थडे विश किया है मोदी जी को उनके बर्थडे पे, जबकि इंडिया ने यूएन में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया है, उसके लिए वोट किया है। आप देख रहे हो कि मतलब एक तरफ फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हुए, उस स्टेट को सपोर्ट करते हुए उन्होंने वोट किया, जबकि उसी टाइम पर इजराइल के साथ में इतने बढ़िया रिलेशंस है पीएम मोदी के या फिर इंडिया के कि वो वहां के प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री मोदी को विशेस कर रहे हैं बर्थडे की। तो हर्ष, यही तो है हमारे देश की, हमारे पीएम की स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी। उनके डिसीजंस जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है, हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहले इसको देखो, एक और चीज है इसमें कि जैसे अभी नॉर्थ कोरिया में इंडिया का जो एम्बेसी थी वो पता नहीं कब की बंद हुई पड़ी थी। अभी लास्ट ईयर ही 2024 में ही हमने वहां पर दोबारा से कंटिन्यू कर दिया। नॉर्थ कोरिया जैसे देश में हमने फिर से अपनी एम्बेसी को स्टार्ट कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस तरीके से। एक और चीज है इसमें कि अभी जो हमारे सऊदी में एक टेम्पल खुला है ना। क्या कभी आपने सोचा था कि एक इस्लामिक नेशन में, एक मुस्लिम नेशन में भारत हिंदू टेम्पल खुल सकता है? अरे ये तो वो है ही। और तू अगर हमारी उसकी मेन एग्जांपल यार, जब हमारा ये सब जो कंट्रीज हैं इनमें वॉर चल रहे थे, ठीक है, 2 घंटों के लिए सिर्फ वॉर क्यों रुकवाया गया? क्यों? क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स को या इंडियन जो लोग थे उनको इंडिया में लेकर आना था, स्पेशली इसीलिए वॉर रुकवाया दोनों साइड से। तो ये कितनी बड़ी बात होती है तुझे पता है? और वो लोग कितना ब्लेस्ड फील कर रहे थे। जहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वहां का एयर स्पेस बिल्कुल बंद हो जाता है, किसी के लिए भी नहीं खुलता। लेकिन सिर्फ इंडिया के नेशनल्स के लिए, कि इंडिया के सिटीजन्स वहां पर फंसे हुए हैं उनके लिए उन्होंने खोला। फिर चाहे वो ईरान हो, फिर चाहे वो इजराइल हो, या फिर यूक्रेन हो, रशिया हो, कोई भी कंट्री हो, सिर्फ इंडिया के नेशनल्स के लिए वो खोलती है। कितनी बड़ी बात है ये सच में बहुत बड़ी बात है। और वहां पे जो लोग थे ना, जो सरवाइव कर रहे थे, उस वॉर जोन में थे, उनको पता है कि ये कितना बड़ा रोल था। मतलब भारत का जो यूथ था। अरे आज के ट्रैवलर्स की बात कर ले, हमारे इंडिया में जितने भी ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, ठीक है, एग्जैक्टली यार, वो मतलब आज की डेट में वो दुनिया के कोने कोने में घूम रहे हैं। अगर यहीं पे वो पाकिस्तान की बात कर लो तो पाकिस्तान में उनका भी पता है कि उनकी क्या हालत होती है, उनके पासपोर्ट की इमेज कैसी है। अब यहाँ पे इंडिया, जैसे ही वो इंडिया नाम सुनते हैं कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा पासपोर्ट मिल जाता है। और वो लोग ट्रैवल ब्लॉगर्स, यार तुम सिंपल देख लो ना, कहाँ कहाँ किस किस कॉर्नर में घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं बारे हैं? क्योंकि हमारे जो पासपोर्ट की इमेज है, हमारे इंडिया की जो इमेज है ना, वो पूरे वर्ल्ड में ना बहुत अच्छी है, इसीलिए उनको हर जगह अलाउ किया जा रहा है। इस सब के बाद में भी राहुल गांधी ये सोचता है कि हमारी जनरेशन प्रोटेस्ट करने या फिर उनके बातों में, हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी। हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा इमेज बनाई हुई है इंडिया की, भारत की अभी इस वक्त ऐसी इमेज बनाई है ग्लोब में कि यहाँ का जो जितने, अगर कोई पढ़ा लिखा नेशनल होगा या फिर पढ़ा लिखा भी नहीं, अनपढ़ भी होगा, गांव का देहाती भी होगा या फिर शहर का पढ़ा लिखा भी होगा, हर एक इंसान को पता है कि भारत की आज पोजीशन क्या है ग्लोब में। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जेन-ज़ी तो नहीं होने वाला सड़कों पर किसी भी तरीके से। अच्छा, तुझे पता है ये एक और मैं वो ना बात बताना भूल गई थी कि लास्ट ईयर ना मैं वहां पर गई थी, ये एक मिनट दोबारा से बोलती हूँ। और तुझे पता है एक बार मैं इस बीच में थोड़ा सा टॉपिक वो हो गया कि ना मैं विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में गई थी, ठीक है। और ये तुझे पता ना हो तो ये गवर्नमेंट पीएम मोदी का ही इनिशिएटिव है जो उन्होंने ही शुरू किया था। अब वहाँ पे हर स्टेट के स्टूडेंट्स आए थे, जिसमें मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि राजस्थान से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो सारे के सारे मेरी यूनिवर्सिटी से थे। और मुझे इतना अच्छा लगा, बनस्थली यूनिवर्सिटी आई गेस। एग्जैक्टली। तो वो मुझे इतना अच्छा लगा कि वो देश के कॉर्नर कॉर्नर से, भले वो कश्मीर हो, हिमाचल हो या फिर नॉर्थ ईस्ट ले लो यार, वहाँ के स्टूडेंट्स आए थे अपना स्टार्टअप रिप्रेजेंट करने के लिए। उनके पास स्टार्टअप आइडिया था, ठीक है। चलो ये तो वो थे जिन्होंने अपना वो एग्जीबिशन लगाया था जिसमें वो प्रेजेंट कर रहे थे। फिर उसका सेकंड ये था कि उनका ना कुछ राउंड्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसमें ना 10 जो टॉप 10 थे वो सिलेक्ट हुए थे। तो उसमें भी मेरी यूनिवर्सिटी की लड़की थी। मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि उसने, उसके लिए जब मैंने उससे बात की थी ना, उसने बताया कि दीदी मैंने बस फॉर्म्स वगैरह भरे और ये सब मेरे राउंड्स थे और डिबेट्स वगैरह हुए और मैं मतलब यहाँ तक आ गई। और उसके बाद मतलब
प्रोसेस इतना सिंपल था, उसमें उसके कोई पैसे वैसे खर्च नहीं हुए थे, जस्ट उसको ना जो उसके वो गेम्स थे या फिर जो भी उसका कंपटीशन था वो उसको पास करना था, ठीक है। फिर उसके बाद वो जब वहाँ गई, उसने प्रेजेंट किया अपना स्टार्टअप, एंड देन उसके बाद उसको, मतलब मैं तो उससे बहुत जेलस होती हूँ, उसको ना पीएम मोदी के साथ लंच करने के लिए मिला था, ठीक है। तो मैं तो बहुत जेलस होती हूँ क्योंकि मुझे ना उनसे मिलना है। मतलब और मुझे इसमें दो चीजें कवर हो गई, एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी इंडिविजुअली लोगों से मिलते भी हैं ऐसे इवेंट्स में, और ऐसा और नहीं दूसरा है कि मतलब इसमें यूथ कोई की जनरेशनल गैप हो कि मैं ना इस जनरेशन से नहीं मिलूंगा, मैं इस जनरेशन नहीं ये तो मतलब मैंने तो मतलब मानना पड़ेगा कि हमारे मोदी जी ना, मतलब छोटे से छोटा बच्चा हो, बुढ़े से बुढ़ा हो, कोई भी, मतलब सॉरी मैंने ऐसा वर्ड बोला, बट हाँ उन जनरेशन में भी कोई भी हो या फिर बीच के हमारी जेंजी हो, कोई भी जनरेशन हो, वो इतने अच्छे से मिलते हैं, उनके पास सवाल होते हैं, उनसे पूछते हैं, उनको जानना, मतलब वो ना जानने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं कि मुझे जानना है, बट मुझे तो उनको जानना है यार, मतलब कुल मिला के ये उनका है एक्सपीरियंस जानना है कि वो अच्छा मतलब, ये एग्जैक्टली जैसे आपके अंदर ईगरनेस आई ना कि यार हाँ, मुझे मोदी जी के बारे में जानना है, हाँ, वैसे ही मोदी जी के अंदर भी है ये चीज है कि यूथ क्या सोच रहा है इसके बारे में जानना है। तो उनको दो ना चीजें हो मतलब गई, जनता को जानना है कि दो मेरी चीजें हो गई, जनता क्या मेरी सुन लो। चाहती है। मेरी तो सुन लो। अरे ठीक है। तो मतलब इसमें दो चीजें कवर हो गई कि पहला तो मोदी जी ये चाहते हैं कि वो यूथ से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, इतनी सारी उन्होंने इनिशिएटिव निकाले हैं जिससे वो यूथ से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाए। एक और चीज उसमें ये है कि यूथ का जो एस्पायरेशन है, यूथ की जो मतलब उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो किस तरीके से उनके मतलब वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनको पूरा करने के लिए, फिर चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो जाए या फिर वो यूथ के लिए जितने भी उन्होंने इनिशिएटिव्स करे हैं, उन सभी को लेकर के हम देख सकते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। और अभी एआई कितना चल रहा है, तो उनको पता है कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एआई कितना इंपॉर्टेंट है। वो लेजिट इस पर इतना सीरियस होकर काम कर रहे हैं, इस पर इतना वर्क कर रहे हैं। फिर एआई हो गया, ड्रोन हो गया, ड्रोन्स हो गए, सेमीकंडक्टर चिप्स हो गई। हमारी, तू पता है मेरे को तो ये पता भी नहीं था जब मैंने पढ़ना शुरू किया, और मैंने इस पे स्टोरी भी की थी, मैंने इस पे वीडियोस भी की थी, मुझे पता ही नहीं था कि इंडिया में पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज आई थी चिप स्टार्ट करने के लिए। ये जो आज आकर ये नहीं बोलते हैं कि हमें मतलब हाँ हम ये करना चाहते हैं, मैं जेंजी के साथ खड़ा हूँ, ये सब खड़ा हूँ, भाई मैं उनसे पहले उनकी सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जब पहले चिप्स का इंडिया में अपॉर्चुनिटी आई थी तो उन्होंने क्यों नहीं कंप्लीट की थी। आज की डेट में पीएम मोदी ने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी स्पीच में बोला कि इस साल की एंड तक हमारी जो सेमीकंडक्टर्स, मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर्स चिप्स शुरू हो जाएंगी। जब ये एक्सपोर्ट की बात आती है ना, एक्सपोर्ट करना, तो मैं डिफेंस की बात करता हूँ, मैं मुझे पता है। तो जब हम डिफेंस से तो हम दोनों ही थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। तो डिफेंस की भी अगर हम बात करते हैं तो चाहे आप उनके हमारे आर्म फोर्सेस की आप ऑपरेशंस के बारे में बात कर लो, अभी ऑपरेशन सिंदूर हो गया, उसके पहले इतने सारे रिलीफ ऑपरेशंस हो गए, या फिर पाकिस्तान या फिर पीओके में जिस तरीके से टेररिस्ट ने जितने भी अटैक्स किए, उनका रिटेलिएशन में, उनके अपोज में जितने भी हमने अटैक्स किए हैं पाकिस्तान के ऊपर, या फिर पाकिस्तान को किस तरीके से खदेड़ा है, वो मैंने कभी नहीं देखा था। टेररिज्म के खिलाफ जो स्टांस है हमारा, ऐसा स्टांस मैंने कभी नहीं देखा था। अच्छा, अब हमारी कंडीशन ना वो नहीं रही कि हम ना डॉजियर भेजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे कि हम पर अत्याचार हुआ है। सॉरी, हम ये सब करने के लिए नहीं है। अगर तुमने हमारी कंट्री पर अटैक किया है तो तुम ये मान के चलो कि तुम पर भी होगा, क्योंकि नए इनोवेशंस हो रहे हैं, जैसे कि ट्राई सर्विसेज स्टेशंस बन रहे हैं, है ना। ड्रोन्स पर कितना वर्क हो रहा है, कितनी सारे जो मेड इन इंडिया जो मिलिट्री हमारे जो वो है वेपन्स हैं उन पर वर्क हो रहा है। पिछले 11 साल में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 34 गुना बढ़ा है, 34 टाइम्स बढ़ा है। और तुझे पता है हर्ष, मतलब एक मैं बात बोलूंगी कि जब ना इंडिया पाकिस्तान का ये सब जो वॉर चल रहा था हमारा, मतलब वॉर लाइक सिचुएशन हो गई थी यार, उसमें ना सबसे इंजॉय जो कर रहे थे वो कर रहे थे जेंजी और हमारी जनरेशन जो यंग यूथ है वो क्यों कर रही थी। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, मुझे उस टाइम इतना ब्लेस्ड फील हो रहा था कि यार मैं ना अपनी कंट्री में बैठकर आराम से खाना खा पा रही हूँ, आराम से टीवी देख रही हूँ, आराम से अपने ऑफिस का काम कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि बॉर्डर पे या हमको प्रोटेक्ट करने के लिए एक वो गवर्नमेंट हमारी डिफेंस के साथ खड़ी है स्ट्रांगली, फर्मली। क्यों? और जो भी हमारे ऊपर अटैक हो रहे थे ना, वो बस ऐसी हवा में उड़ जा रहे थे, वो हम पर आ ही नहीं पा रहे थे। बिल्कुल। अच्छा रानू, अगर हम इन सब चीजों को छोड़ भी दें, मैं तो बोल रहा हूं कि हम फॉरेन पॉलिसी छोड़ देंगे, डिफेंस में जो जितना भी डेवलपमेंट हुआ है उसको छोड़ देंगे, या फिर अगर हम गवर्नेंस को भी देखते हैं वो भी छोड़ देंगे, डिजिटल इंडिया या फिर डिजिटलाइजेशन के लिए जो चीजें हुई हैं वो भी छोड़ देंगे, इन सबको इग्नोर भी कर दिया जाए, तो मेन क्वेश्चन जो आता है कि अगर इंडिया का यूथ सड़कों पर आएगा तो वो किस लिए आएगा?
आपके पास लीडर कौन सा है? सपोज मैं तो ये बोल रहा हूं कि जब मैं इमेजिन करता हूं ना कि यार अच्छा मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अगर हम कांग्रेस को ले आते हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट को ले आते हैं, तो उस मतलब केस में वहां पर प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो जाओगे तो नहीं, पता है ये मेरा वर्स्ट ड्रीम है, वर्स्ट ड्रीम। मतलब मैं कभी भी उस इंसान को अपना पीएम नहीं मान सकती, कभी भी नहीं। मतलब मैं पता है कभी सोचती भी हूँ ना तो मेरे दिमाग में आता है कि मैं इसको पीएम मानूंगी। मतलब कितना अटपटा सा लगेगा वो। अच्छा exactly आपके अंदर कोई क्वालिटी हो, आपने ये चीजें बताई हो कि हम ये चीज करने वाले हैं, या फिर आपने अपने एक्शन से, अपनी बातों से, अपने डायलॉग से ये दिखाया हो कि हाँ मेरे अंदर वो बात है, प्रधानमंत्री वाली बात है, तो हम कर सकते हैं। लेकिन आपका पूरा प्रोपेगेंडा ही सिर्फ गवर्नमेंट को टारगेट करने का है, कभी गवर्नमेंट को किसी भी अच्छे इनिशिएटिव के लिए सपोर्ट नहीं करने का है। आप सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को ब्लेम करोगे, मोदी जी पर टारगेट करोगे। तो ऐसे केस में जब आप सबसे बड़ी मेन बात कि अगर मतलब मीडिया ने, किसी ने उनसे पूछ भी लिया कि कोई फैक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन और उनसे ये बोल दिया कि अच्छा आप ना ये वाला बता दो, जो तो उनका आंसर क्या रहता है? अरे ये तो गोदी मीडिया है, अरे ये तो अंधभक्त है, अरे ये तो गोदी मीडिया है, अरे ये तो अंधभक्त है। भाई तुम पागल हो क्या? मतलब तुम अपने अलावा किसी को समझना ही नहीं चाहते हो। तुम पता है तुम अपने वो डेलुलू में हो जिसमें तुम उसी में रहना चाहते हो। आपको कुल मिला के बात ये है कि राहुल गांधी को जो भी चीजें सिखा दी जाती हैं, पवन खेड़ा हो गया, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गया, ये लोग जो सिखा देते हैं वो तो स्क्रिप्ट है यार। अगर उसके हिसाब से सवाल आ गया तो ठीक है, तो वो जवाब दे देगा। और वो भी कैसे जवाब देगा वो हम सबको पता है, कैसे बेवकूफ वाले जवाब देता है। लेकिन अगर उसके बाहर से, सिलेबस के बाहर से अगर सवाल उठ जाता है तो बोलता है तो गोदी मीडिया है और बीजेपी के लिए काम करता है। और हर्ष एक बात बता, मैं जैसे कि अगर मैंने ना पीएम मोदी का ऑब्जर्व किया है, ठीक है, कभी थका हुआ लगते तो है नहीं वो, ठीक है। वो इतना मतलब हर टाइम उनको ना ये रहता है कि मैं ये काम कर दूं, वो यहाँ जाते हैं, इतनी मीटिंग्स होती हैं, इस रैली में आ रहे हैं, और वो उनकी एज 75 है। मतलब मैं तो आज की जनरेशन में अगर थोड़ा सा ज्यादा काम कर लूं तो हो मेरी तो कमर दर्द हो गई, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया। मुझे नहीं होता ये सब, लेकिन शट अप। मतलब ठीक है तेरे को भी होता है, बट तू वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, अभी तुझे दिखाना है, शो ऑफ करना है। मुझे कुछ नहीं होता, देख ना। मतलब तू सोच कि नहीं। अब क्या होता है कि हमारे राहुल गांधी जी को क्या बोलते हैं कि अरे वो रैली वगैरह करके इतना काम करके ना थक गए हैं, तो फिर ना उनको ना रेस्ट करने के लिए ना अपना मी टाइम स्पेंड करने के लिए फॉरेन कंट्रीज में जाना पड़ता है। अब वो फॉरेन कंट्रीज में क्या करने जाते हैं वो तो हमें नहीं पता, ठीक है। उसको हम डिस्कस भी नहीं करना चाहेंगे, बट हम एक ऐसे इंसान को तो नहीं लेना चाहेंगे कि हम राहुल गांधी बाहर जाके बार्स में जाता है। बार में आपने फोटो देखी होगी उसकी, है ना? वो तो देखी है। इसके अलावा वो मलेशिया जाता है, मलेशिया में भी कुछ ना कुछ तो घूमने घामने जाता ही होगा, काफी लोगों से मिलता भी होगा। वो हम यहाँ पे अब छोड़ो, हम क्या ही बोले। लेकिन ये सोचना कि कल को हम इसको पीएम बनाते, ठीक है, और कल को ये बोले कि अरे मैं तो थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करने जाना है। भाई ये कितनी लॉजिकल बात नहीं होगी? मतलब इसको तो समझेगा कि तू, मतलब तूने, पता है मैं तो सच में बहुत डर गई थी तूने स्टार्टिंग में जब बोल दिया था कि मैं तो रोड पर जा रहा हूँ और मैं इन्फ्लुएंस वगैरह हो गया हूँ। ये तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तू उनके इन्फ्लुएंस में आकर और ये सब करे। तो अगर मैं अभी अपोजिशन की तरफ देखता हूँ ना, तो अभी अपोजिशन की तरफ ही नहीं, अपोजिशन में जितनी भी पार्टीज हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर टीएमसी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी ऐसी पार्टी है, मुझे उसमें ऐसा चेहरा दिखता ही नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी को रिप्लेस कर पाए। उनमें बस वो दिखता है, जनरेशन, परिवार, एग्जैक्टली, ये सब दिखता है। उनको सिर्फ नेपोटिज्म दिखता है, लेकिन उनको मुझे उसमें कभी भी किसी भी लीडर में ये क्वालिटी नहीं दिखती कि प्रधानमंत्री मोदी जी को वो कर दे, रिप्लेस कर दे। एक और चीज, जब भी मैं किसी भी अपोजिशन पार्टी में देखता हूं तो जो हाई कमांड है, जो हायर कमांड है, उसको छोड़ करके कहीं पर भी किसी के पास बोलने का अधिकार नहीं है। जो छोटे लीडर्स हैं वो कुछ बोल नहीं सकते। फॉर एग्जांपल शशि थरूर, वो इतना बढ़िया वक्ता है, मतलब जो पूरा यूथ है वो कितना ज्यादा फॉलो करता है शशि थरूर को, लेकिन उसको ना तो बोलना देता है और ना ही उनको अपॉर्चुनिटी। आज की डेट में उनको उनकी पार्टी में कितना साइडलाइन कर रहा है, बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ है, देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, ठीक है।
तो मतलब ये देखो ना कि आपकी पार्टी में उस इंसान की वैल्यू ही नहीं है जो जनरली शायद मतलब कुछ अच्छा कर रहा है या फिर कुछ अच्छा है या फिर फिर चाहे कुछ वो, अब अच्छा देखो करने लायक है, तो ऑपरेशन आपको। सिंदूर के टाइम पर आप देख लो, शशि थरूर ने बिल्कुल तथा संगत और बात यहीं करी, पे राहुल गांधी जी क्या कह रहे थे, प्रूफ दो प्रूफ दो प्रूफ दो। भाई लेकिन पागल हो गए हो क्या तुम? एग्जैक्टली तो इन सभी चीजों को देखें तो जब आप अपने खुद की पार्टी के मेंबर्स को ही अपनी अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हो तो हम ये कैसे मान लें कि आप पॉलिटिकल स्पेस में हम यूथ को, जेन जी को उसमें अपॉर्चुनिटी दोगे? कोई मतलब नहीं है। एक और इसमें चीज मतलब ये तो पता है, ये तो वो वाली बात हो जाएगी कि हम ना मतलब डेलुलू में थे कि हाँ हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर कुछ लोग के कुछ जेंजी ये सोचे भी कि हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मैं बता रही हूँ हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। एग्जैक्टली अच्छा मैं तो ये देख रहा हूँ कि अभी इस वक्त ना, चाहे वो सोशल मीडिया की वजह से हो या फिर ये जो इकोसिस्टम चेंज हुआ है उसकी वजह से हो, आज यूथ में या फिर जेनजी में पॉलिटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एग्जैक्टली मैं अपनी भी बात करता हूँ, मैं 5-6 साल पहले अगर देखता हूँ खुद को ना, मेरे अंदर वही। बिल्कुल भी पॉलिटिकल नॉलेज नहीं थी। आज का यूथ यूट्यूब पे अबे चुप रहना, रुको पूरी बात तो करने दो मुझे। तो सुनो मेरी बात, तो मतलब कि उसके पास नॉलेज है, यूथ के पास नॉलेज है और वो चाहता है कि वो पॉलिटिक्स में कुछ करे। अगर वो एस्पायरेशंस को दबाना ही है, जैसे अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, अगर वो कांग्रेस लीडरशिप में आती है, अगर गवर्नमेंट में आती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फिर से परिवारवाद पर आ जाएगी। और अगर उस टाइम पर हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, फिर हम किसको ब्लेम करेंगे? फिर हम क्या बोलेंगे कि हम ही नहीं रिजीम चेंज करके, प्रोटेस्ट करके आपको लेकर क्या है, और अब हम ही को ही अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। हर्ष, साफ सीधी बात है, हमारी जनरेशन आज इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स पर हर जगह लीड कर रही है। हमारी जनरेशन को पता है कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। हमारी जनरेशन को अभी की डेट में पता है कि ये राहुल गांधी के ट्वीट वगैरह से कुछ नहीं होने वाला है। हमारी प्रायोरिटीज अभी आईफोन को खरीदना है, वो भी हमारे डिफरेंट पर्पसेस हैं। और उसमें ऑरेंज जो भगवा कलर आया है वो तो लोगों का फेवरेट बन गया है। तो मैंने देखा उसे, अच्छा है। एग्जैक्टली। तो तू सोच रहा है कि हमारी जनरेशन की प्रायोरिटीज क्या है? हमारी जनरेशन की प्रायोरिटीज ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमें राहुल गांधी की बात सुनकर उससे इन्फ्लुएंस होकर रोडों पे जाना है, या जो भी वो चाहते हैं ना कि ये बांग्लादेश जैसा हो जाए या फिर नेपाल जैसा हो जाए ना। ये तो हमारी जनरेशन की ना प्रायोरिटीज नहीं है। भारत के यूथ की, हमारे जनरेशन की, जेन ज़ी की प्रायोरिटी है ग्रोथ, डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट। एग्जैक्टली है ना, अपॉर्चुनिटीज भी इस तरीके से कि हम अपने ओपिनियन को, हमारा जो मन में है वो हम कर सकें। ऐसा नहीं कि हम बस सड़कों पर उतर जाएं और गवर्नमेंट को अपोज करना स्टार्ट करें। ये तो है ही। और अगर मैं तुझे पता है आज की जनरेशन में जो हमारी ये थिंकिंग बनी है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें पता है कि हमें सरकार से क्या चाहिए, क्या उम्मीद है, वो इसीलिए है क्योंकि जो हमारी सरकार है ना, वो कर देगी। एग्जैक्टली उस हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, इतना एक्सपेक्टेशंस, जो हमारे हाई स्टैंडर्ड्स जो बनाए हैं ना, वो बीजेपी ने ही बनाए हैं। वो इस पर बिल्कुल सही हमें बात जो एक होता है ना मिरर दिखाना कि बेटा तुम ये डिजर्व करते हो, वो हमें बीजेपी ने ही दिखाया है। और वी नो एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टुडे। तो देखो ये जो बकवास है ना, अब मैं जा रहा हूँ बाहर सड़कों पर, लेकिन प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं, मैं लोगों को बताने जा रहा हूँ कि देखो ऐसा है। अगर आप सोच रहे हो कि आप बनाने जा रहा है नहीं मैं रील बनाने अरे अगर टिकटॉक वापस आ गया ना, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो इन्फ्लुएंसर ही बन जाऊंगा टिकटॉक पे। वो रील्स नहीं देखी थी ये लोग कितना बना रहे थे कि ओहो हो मैं अब अपना अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ूंगा। एग्जैक्टली तो मैं तो रोड्स पर जा रहा हूँ, लेकिन रील बनाने के लिए जाऊंगा, ये सब चीजें नहीं, मैं नहीं जाऊंगा इस तरीके से। लेकिन हाँ, अगर कोई भी इंसान, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना आज की जनरेशन ना वो वाली चीज है कि अगर ये दो लोग प्रोटेस्ट कर भी रहे होंगे ना, तो मैं जो इमेजिन करती हूँ ना कि अगर कोई जा भी रहा होगा उनके बगल में से, तो ऐसे जा रहा होगा, फिर बोलेगा क्या चल रहा है यहाँ पे, तो वो बोलेंगे कि अरे तुम्हें नहीं पता ये चल रहा है, वो चल रहा है, हाँ हाँ ठीक है कंटिन्यू करो, मैं तो जा रही हूँ अपना, मेरे पास टाइम। अरे मुझे टाइम नहीं है, मुझे रील्स बनानी है, मुझको रील्स बनानी है। भाई रील्स के अलावा भी कितनी सारी चीजें हैं, मतलब लोगों ने अपना ऑनलाइन स्टार्टअप खोल रखा है, ऑनलाइन चीजें खोल रखी है, इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास। एग्जैक्टली मतलब सबके गोल्स हैं, सबको पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन सब चीजों पे नहीं, हमें बल्कि अपने देश को ना आगे ग्रो करने के लिए सोचना चाहिए। पूरी दुनिया में, पूरे देश में इतना सब कुछ चल रहा है, इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए, उसमें आप प्रोटेस्ट के लिए भड़का रहे हो, कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है इस चीज में। तो हमारा फाइनल डिसीजन यही है कि हम तो नहीं जा रहे हैं रोड पर। मैं तो वैसे भी पहले भी रेडी नहीं थी। और अगर आपको जाना है रोड्स पर, तो आप ये सोच के जाइएगा कि आप एक ऐसी गवर्नमेंट लेकर के आएंगे जहां पर स्कैम, परिवारवाद और यही सब चलता रहेगा, तो उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। यू कैन गो, या दैट विल बी योर चॉइस। एंड चलो हम बिंज वॉच करने चलते हैं।
ओके बाय। बिंज वॉच। लेकिन एक मिनट गाइस, हमें ना थोड़ा कमेंट करके बताना कि कैसा हम लोगों ने किया है। देखिए, दिस इज आवर फर्स्ट टाइम, Discussion, दिस इज आवर exactly. फर्स्ट डिस्कशन, और हमने अपने जेनजी पॉइंट ऑफ व्यू को रखा है यहाँ पर। हाँ, हम आप प्लीज एज हमें अ बताइए। जेनजी हम अपने पॉइंट्स बताना चाहते थे कि हम एज अ यंग जनरेशन क्या फील करते हैं, और हमारी जनरेशन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाकर हमें नहीं पता कि हम में से कौन इस देश को चलाएगा। तो उसके Exactly. जो विजन्स हैं, उनकी जो प्रायोरिटीज हैं, वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। एंड अब आप में से कोई भी जेनजी होगा तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यूज तो पक्का जानना चाहूंगी, कमेंट करके जरूर आप हमें बताइएगा। कमेंट्स में ये बताइएगा कि आपको इस वक्त गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, और जो राहुल जुड़े गांधी रहिए ने कहा पैम्फलेट के है ना, साथ। उसका रिएक्शन तो जरूर बताइएगा कि वो क्यों बोल के चला गया ऐसा, मतलब आप चाहते हो कि ऐसा कुछ भी हो। और आप ये भी बता सकते हैं कि हमने इस पप्पू वर्ड को क्यों यूज नहीं किया। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार। एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, bye. ओके, बाय बाय।